स्वामीनाथन की देखो, बीजेपी सरकार ने और कांग्रेस ने भी बड़ी कोशिश करी कि भी किसी तरह से स्वामीनाथन आयोग लागू हो, लेकिन संसाधन की कमी की वजह से वो लागू नहीं हो सकता था। अब बीजेपी ने बहुत मन बनाया था, मुद्दा भी बनाया था कि भी स्वामीनाथन लेके आएंगे, सरकार भी इस मुद्दे पर आई थी, लेकिन वोट भी आए, बहुमत भी आया, लेकिन क्या हुआ, संसाधन वो भी नहीं जुटा पाए, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि वो उस, क्योंकि जीएसटी लेके आई है, हर जगह जीएसटी का फायदा हुआ है सरकार को, पेट्रोल के ऊपर वैट भी लगा है, संसाधन तो थे, लेकिन मनसा अगर सरकार की होती तो बीजेपी अगर लागू करना चाहती तो हो सकती थी, लेकिन मनसा नहीं थी। और दूसरी बात, किसान है, उसके प्रतिनिधि नहीं है, किसान के सच्चे दिल से कोई किसान का प्रतिनिधि होता तो उसकी बात को, आवाज़ को संसद में उठाता, वो ये कमी रही है, ये कमी रही है। स्वामीनाथन आयोग के लागू होने से किसानों को क्या फायदा होगा? अगर जिस प्रकार से कर्मचारी हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ क्यों भागते हैं युवा, कि वहाँ पर सेफ है, सरकार उसको हर महीने उसको तनख्वाह देती है, हर 6 महीने बाद इंक्रीमेंट देती है, 1 साल में महंगाई भत्ता देती है, महंगाई बढ़ती है। तो इसी प्रकार से किसान को सेफ करने के लिए, किसान, क्योंकि भारत 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, अगर इस सेक्टर को मजबूत कर दिया जाए तो किसान भी खुशहाल हो जाए, मजदूर भी खुशहाल हो जाए, और एक मध्य वर्ग, बहुत ही मजबूत मध्य वर्ग इस देश में खड़ा हो जाए, वो राजनीति का मोहताज नहीं रहे। लेकिन सरकार, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि किसान आत्मनिर्भर बने, मजदूर आत्मनिर्भर बने, उसके बच्चे पढ़ें। अगर वो पढ़ेंगे, अगर उसकी इनकम अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छे, तो वो उनके विचार बदलेंगे। अगर विचारों में बदलाव हो गया तो जो निकम्मी जो राजनीति है वो खत्म हो जाए देश में, इसलिए नहीं चाहते हैं। ये फायदा किसान को होना था, किसान के बच्चे पढ़ने थे, मजदूर के बच्चे पढ़ने थे, उसको एमएसपी मिलना था। आज अगर बाजरे का भाव 2100 रुपये है तो 2100 रुपये इस हिसाब से नहीं बढ़ता, 10% नहीं बढ़ता, वो सरकार की मर्जी से बढ़ता है। उसको समर्थन मूल्य, हर चीज का समर्थन मूल्य 6 महीने पहले निर्धारित करना पड़ता है, फिर उसको कहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान को देना पड़ता है। भाई किसान को कहाँ नुकसान है, पेस्टिसाइड की कीमत बढ़ रही है, खाद की कीमत बढ़ रही है, लेकिन एमएसपी उसके मुकाबले में नहीं बढ़ रहा। अब आप अगर लेके जाएंगे एक बोतल, अगर आपको पेस्टिसाइड की 2000 रुपये मिलती तो 4 में मिलती है, लेकिन उसके बाजरा, उसकी जो फसल है, चाहे गेहूँ लगा लो, उसका समर्थन मूल्य उस एवरेज में नहीं बढ़ रहा, तो किसान ऑटोमेटिक जाएगा। न मजदूर की मजदूरी बढ़ा सकता किसान, नहीं तो किसान मजदूर की मजदूरी बढ़ाए तो दोनों चीज़ खुशहाल हो जाए, किसान भी खुशहाल हो जाए और मजदूर भी खुशहाल हो जाए। अगर वो खुशहाल हो जाए तो देश में मध्य वर्ग बढ़ेगा। जिस प्रकार से कर्मचारी हैं वो मध्य वर्ग में आता है। आज ये कर्मचारी बैठे हैं, पीटीआई बैठे हैं, ये अपनी बात उठा सकते हैं, क्यों इनके साथ अन्याय, क्योंकि ये मध्य वर्ग से रिलेटेड है, मध्य वर्ग अपनी आवाज़ उठाता है। अगर इस प्रकार से किसान अगर खुशहाल हो गया और उसकी कैपेसिटी होगी और मजदूर की, तो मध्य वर्ग बढ़ेगा, मध्य वर्ग बढ़ेगा तो देश में क्रांति आएगी, देश में बदलाव आएगा। वो बदलाव ये राजनीतिक नहीं चाहते, क्योंकि राजनीति में अपराधी आदमी है, राजनीति में सब पैसे वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कि किसी मध्य वर्ग को, क्योंकि मध्य वर्ग का आदमी पैसे वाला नहीं होता है, वो अपने विचार से, अपनी काबिलियत से आगे बढ़ता है। ये बात जी। एक बात और, आज जो बीजेपी सरकार खड़ी है सेंटर में, इसका एक नारा था किसान जय, किसान जय। किसान के दम पर बीजेपी सरकार बनी, ये बात साफ है, लेकिन आज मोदी जी या फिर और कोई भी नेता डिजिटल की तरफ भाग रहे हैं और किसान धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है ना, कि इनकम 2 गुना हो रही, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान तो हर समय आत्महत्या करता है, कांग्रेस राज में भी, बीजेपी में भी, लेकिन अब जो हालात हैं वो किसान के थोड़े से ज़्यादा बदतर हो गई हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो भी फसल थी, जैसे टमाटर हो, प्याज हो, कुछ भी हो, जब किसान के खेत में था तब वो रोड के ऊपर बिछाया जाता तो उसको कीमत नहीं मिली। आज वो किसान के हाथ से निकल गया तो उसकी कीमत 40 रुपये किलो बिक रहा है। इस व्यवस्था को, ये व्यवस्था है जो किसान के जो है ना बिल्कुल खिलाफ जाती है और उसकी हालत बदतर हो गई। एक बात और देखिए कि किसानों की जो खेती से संबंधित अगर बात की जाए तो इसमें इतने दलाल हैं कि किसान से खेत से उठता है, मंडी तक पहुंचता है या फिर और कहीं पर भी एक्सपोर्ट होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं दलालों का भी एक प्रकार से हाथ रहेगा कि किसानों की इनकम 2 गुना ना हो। हाँ, बड़े बड़े जो हैं दलाल, वो नहीं चाहते
क्योंकि उनको तो फायदा तभी है जब कम कीमत में उसको फसल मिले और उसके दुगने दाम ले। जो बिचौली है उनको तो दुगना फायदा हो रहा है, तो उसी को निकालने के लिए स्वामीनाथन की जरूरत है कि किसान की डायरेक्ट। एक प्रावधान और भी है कि स्वामीनाथन में एक प्रावधान है कि किसान समर्थन मूल्य से ज़्यादा अपनी मंडी में कहीं बेच सकता है, ये प्रावधान है उसके अंदर। लेकिन सरकार उससे हटकर अब एक अध्यादेश लाई है कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन समर्थन मूल्य का उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि उसमें जिक्र होना चाहिए समर्थन मूल्य में। वो प्रयास कर रही है, लेकिन वो हट के प्रयास कर रही है सरकार अब कि अगर किसान अब आंदोलन के लिए मजबूर है, क्यों है उसको अब पता चल गया है कि उसका एमएसपी भी खतरे के अंदर है। समर्थन मूल्य कि प्राइवेट कंपनी आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, ये बिचौलिए छोटे बिचौलिए हट जाएंगे। जैसे जो दुकानें हैं 2-2 करोड़ में दुकान ले रखी हैं, ये सब हट जाएंगे आड़ती, और बड़े आड़ती आ जाएंगे अडानी और अंबानी जैसी, और उसमें समर्थन मूल्य कुछ होगा ही नहीं और किसान को कोई फायदा इसमें नहीं होता। स्वामीनाथन आयोग एक बहुत ही गहन विषय है और ये 40 साल की मांग है किसान की और लंबी मांग है, लेकिन किसान मजबूर है। फिर सेंटर में भी सरकार है बीजेपी की, और इसी के साथ ही बीजेपी ने एंट्री मारी थी कि स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, लेकिन लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? वो ये संसाधन की कमी है। सरकार का जो कहना है संसाधन की कमी, लेकिन संसाधन तो इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास कितनी, मैंने पहले भी कहा कि जीएसटी लागू करी है, ये कपड़ा उसको पर 27% या 25% के आसपास जीएसटी है कि उसको आम आदमी यूज करता है कपड़े को, और इतनी इनकम है। अब कपास कहाँ होती है? किसान के घर में होती है। जब उसके ऊपर जीएसटी है तो उसका फायदा किसान को क्यों नहीं मिले? जीएसटी उसका, अगर उसके ऊपर जीएसटी है तो उसको मिलना चाहिए। हाँ, सीधी बात यह है कि सरकार की नीयत में खोट। सरकार नहीं चाह रही किसान का भला हो, उनकी झूठी अफवाह फैला के और वोट लेने थे किसानों के, वो इन्होंने ले लिए। पर स्वामीनाथन के लिए खुद ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश का अध्यक्ष बना है, उन्होंने, हमने देखा है कि कपड़े उतार के पूरे शहर में जुलूस निकाला करते थे, जोरदार मांग उठाया करते थे। आज कहाँ धनखड़ जी बोल नहीं रहे स्वामीनाथन पे। मेरे पास एक वीडियो है धनखड़ का कि जो ही मोदी जी आएंगे कि भारत के किसानों चिंता मत करो, स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। ये मेरे पास अभी वीडियो सेफ है। तो किसानों की तो मजबूरी है, किसान को तो मतलब है ना कि, क्योंकि एक खास बात कमी क्या है कि जो किसान है, तथाकथित किसान है, किसान की लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। नहीं तो किसी सरकार में इतनी ताकत नहीं होती। अभी किसान की बात ना सुने। जब मैंने कहा कि 50% नहीं 60-70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, और वो सभी मजदूर हो चाहे किसान हो, वो आंदोलन करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको भी अगवा तो नहीं है, उनकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। अब पीटीआई यहाँ बैठे हैं, इन्होंने एक ऐसा मंच दिया है यहाँ कि विपक्ष तो है नहीं हमारे पास आज के दिन, न कांग्रेस में इतना दम है कि वो किसी की लड़ाई लड़ सके। लेकिन आज जो पीटीआई बैठे हैं, ये एक ऐसा मंच है कि सारा विपक्ष और सारी जनता यहाँ आती है। क्यों आती है इनके पास? कि ये मंच मिला है विरोध करने का, ये विरोध करने का मंच है, बहुत बड़ा मंच है ये पीटीआई का। यहाँ सारे किसान भी आते हैं, आपने देखा होगा, यहाँ पर व्यापारी भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, यहाँ पर हर संगठन आता है। क्यों आता है? एक मंच दिया है, यहाँ पर मंच दिया है कि इनके साथ एक किस्म का न्याय हुआ। सरकार चाहती, इच्छा शक्ति होती तो ये लग सकते थे। जैसा कि उमेद पातुआस ने पीटीआई का समर्थन करते हुए पार्टी को छोड़ दिया, और उन्होंने एक बयान भी जारी किया कि सरकार गिर सकती है। अगर मान लीजिए विपक्ष अपने पैरों पर हो, किसान नेता अपने पैरों पर हो, तो क्या कुछ बदलाव नहीं आ सकता? बदलाव तो आया पड़ा है, लेकिन लोगों में है तो नहीं। स्वयं ये स्वयं दुष्यंत चौटाला, ये उप मुख्यमंत्री खुद ये कहते थे कि मुख्यमंत्री जमुना पार, और वही समर्थन कर बैठे। गिरने के कहाँ चांस है? अगर ना उमेद पातवास की जरूरत पड़े, ना किसी छोटे नेता की जरूरत पड़े, 1 मिनट में करे। अगर गलत काम करते समर्थन वापिस लो, सरकार गई। जिन्होंने बीजेपी का विरोध करके ही तो वो सत्ता में आए थे। जितनी भी सीट हैं बीजेपी के विरोध की सीट हैं, वो 9 सीट जितनी भी हैं वहाँ पर बीजेपी से कम्पिटेंट हैं, बीजेपी से। तो ये तो साफ सी बात है कि अगर बीजेपी नहीं जीती, इसका कारण ये था कि लोग बीजेपी के खिलाफ थे, और जेजेपी या जो भी पार्टी यहाँ पर जीती उसका लोगों की भावनाओं के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ किया है, इसके बीजेपी के साथ समर्थन देके। हाँ, ये तो है कि उन्होंने उसका नतीजा, लेकिन इसका नतीजा देखना आप। अब लोग क्यों नाराज हैं आप देखो। क्या आपको नहीं लगता कि लोग नाराज हैं? नाराजगी तो है, लेकिन वो सत्ता में बैठे, उनको सोचना चाहिए इस बात के लिए कि भी नाराज हैं, क्यों हैं। ये तो राजा को सोचना पड़ता है, प्रशासन को। वो भी नाराज क्यों हैं? वो अपने सर्वे करते हैं। राजा का एक धर्म है
कि आपकी जनता रोड पर क्यों है, उसका धर्म है वो देखे। अब गुडाना में भी किसान पिछले काफ़ी लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, और एक धरना और भी हुआ था टमाटरों का, जो भी उनका मैटर था। हाँ, 152D का भी है, 152D का भी है। नहीं मिला है मतलब सही। मतलब कि जब वोट मांगनी होती है सरकार को, उस समय झोली फैला के आते हैं, स्वामीनाथन आयोग की बात शुरू, किसानों के मुद्दे की बात शुरू, और जब वोट मिल जाती हैं तो उनके पास से गुजर जाते हैं, उनका हाल भी नहीं जानते। राजनीति तो है मौका परस्त। यहाँ ना तो किसी का साथ देना होता, ना किसी का भला करना होता है, ना यहाँ कहीं किसी की बात विकास की सोची जाती है। यहाँ तो राज करने के लिए होता है। राजनीति क्या है? राजनीति तो ये है साम दाम दंड और भेद। और राजनीति का एक प्रमुख गुण है ये, आज से नहीं है, महाभारत के समय से भी है कि साम दाम दंड भेद। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उन्होंने भी साम दाम दंड भेद किए थे। कि उन्होंने एक बात कही थी अर्जुन कि इधर धर्म और अधर्म की लड़ाई है, भाई को भाई से लड़ाया, तीर मरवाया, कि वो भी एक ऐसी चीज़ है कि राज सत्ता करने का एक नियम है, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब जैसे कि सबसे बड़ी बात मैंने देखने को मिली कि किसानों के अंदर एक यूनिटी यानी कि एक एकता नहीं है, और इसके पीछे कारण ही है कि किसानों के पास इतना समय नहीं है कि वो एक यूनिटी बनाए, अपनी एकता बनाएं और सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करें। अगर प्रदर्शनों में उलझ गए तो उनकी खेती खराब हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसान सभी एक इकट्ठा हो जाएं, सरकार के खिलाफ हो जाएं, तो क्या कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? बिल्कुल चांस है। जो मैंने पहले कहा कि 75% जनसंख्या खेती पर डिपेंड है। ये पीछे बैठे ये किसान के हैं, इनकी कोई दुकान तो नहीं है, नहीं आंदोलन नहीं करना पड़ता, अपनी दुकान पर बैठते, किसान के घर से हैं, ये तमाम किसान हैं। क्योंकि इनके पास अगर इनको खेत में, एक खेत में अगर आधुनिक खेती होती, अगर सरकार प्रोवाइड करती, तो एक किले में आप 1 लाख तक की इनकम ले सकते हो, आप 2-2 लाख की इनकम ले सकते हो। आधुनिक कृषि स्वामीनाथन आयोग है क्या? वो वही चीज़ है कि आधुनिक खेती एक दर्जा, उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है, इसीलिए तो है, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है। यानी कि एक निचोड़ देखा जाए तो स्वामीनाथन आयोग सरकार न तो लागू करेगी नहीं, और सरकार के बस की बात भी नहीं। यानी कि अगर किसान चाहे तो लागू हो सकता है, लेकिन उसके लिए किसान को एकजुट होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। किसान एकजुट हो सकता है, लेकिन जागृति नहीं। एक उसकी गरीबी है, उसको कहीं बीमारी है, वो बीमारियों के लिए घूम रहा है, कहीं उसको बेचारे को अपने रोजी रोटी का सवाल है, कहीं उसको हर समय उसको कहीं खेती में है, कहीं पानी लगाना है, उसको बारिश नहीं होती है तो उसको चिंता हो जाती है। जिस व्यक्ति को चिंता हो अपने परिवार पालने की, पेट पालने की, वो दूसरों के बारे में, समग्र किसान के बारे में वो सोच नहीं सकता, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये है, और शायद इसी का ये सरकारें फ़ायदा उठाती हैं, जो हर इलेक्शन में किसानों का नारा लगाती हैं और बाद में मुकर जाती हैं। ये तो बहुत पुराना मुद्दा, स्वामीनाथन आज का नहीं है। जब से मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तब मैं स्वामीनाथन का मतलब है ना, मैं किसान परिवार से हम जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं किसी तरह से स्वामीनाथन आयोग लागू हो। हम नहीं, हजारों लोग चाहते हैं, लेकिन वो नहीं लागू हो रहा। देखिए, जैसे ये सब स्वार्थ है, किसी को सरकार से कोई स्वार्थ है, किसी को कोई स्वार्थ है। उनको जो स्वार्थ, जब तक स्वार्थ की राजनीति होगी तब तक किसान का, मजदूर का भला नहीं हो सकता। मेन पॉइंट ये है कि स्वार्थ नहीं, त्याग की भावना। अगर हमारे जो लीडर हैं किसान नेता, अगर वो स्वार्थ ना हो, अगर सर छोटू राम ने जिस तरह से काम किया किसानों के लिए, एक अकेला तो था ही, आज तो बहुत किसान के पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ सर छोटू राम के बराबर का कोई नेता यहाँ दिखाई नहीं देता है, प्रतिभा है, लेकिन उसको दबाया जाता है, सर एक सबसे मुख्य बात है कि आप इस समय पीटीआई धरना स्थल के मंच पर हैं और बात चल रही है किसान स्वामीनाथन आयोग की। ये आखिर मामला क्या है? आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो पीटीआई है, ये एक ऐसा मंच है, विरोध का मंच है। यहाँ हर वर्ग आता है, यहाँ व्यापारी भी आएगा, मजदूर भी आएगा, यहाँ पर हर जिसके दिमाग में विरोध है सरकार के प्रति वो यहाँ आएगा, क्योंकि मंच मिला हुआ है। क्योंकि विपक्ष में दम नहीं दिखाई दे रहा, कहीं भी नहीं है, तो यहाँ इनको जो इनकी जो दुख तकलीफ है उसमें शामिल भी हो जाएंगे। और दूसरा काम, सरकार का विरोध का एक मंच उनको मिला हुआ है। सज्जन कुमार जी हैं, ये आपको बताएंगे। मैं ये बताना चाहूँगा मेरे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस पूरे हरियाणा की जनता को, कि हम इस जैसे कृष्ण भाई है, ऐसे बुद्धिजीवी जो समाज में जो जागरूक लोग हैं, उनको हम हर रोज़ यहाँ पे इस मंच पे लेके आएंगे और उनसे ये चीज़ें हम सीख रहे हैं। क्योंकि अब तक तो हम पीटीआई थे और हमने स्कूलों में खिलाया बच्चों को, लेकिन अब हम
जो समाज के मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, सरकार के जो जन विरोधी इनकी जो नीतियाँ हैं, उनके बारे में हम अपना पूरा इनसे ज्ञान लेके, और जो होने वाला बड़ौदा का उपचुनाव है उसके अंदर जाएंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का कार्य हम करेंगे। इसीलिए हम भाई कृष्ण जैसे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे हर रोज़ इसी प्रकार से यहाँ पे बुलाएंगे और जन विरोधी नीतियों के बारे में उनका खुलासा करवाएंगे। एक बात और कि अगर बड़ौदा उपचुनाव में अगर बाहर से हस्तक्षेप होनी शुरू हो जाए तो ये तो लाजमी है कि बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। बिल्कुल, बीजेपी को छोटा नहीं, सबसे बड़ा झटका हुआ, क्योंकि सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है, अगर उसकी हार होती है तो उसका जो आने वाला समय है ना, वो बिल्कुल जीरो होता है। इसका मतलब ये संदेश होगा कि आने वाले समय में बीजेपी हरियाणा से बिल्कुल बाहर, जिस प्रकार से ये पहले 2-2 और 2,500 हज़ार वोट में रह जाते थे ना बीजेपी के कैंडिडेट एमएलए, सेम वही स्थिति होने वाली है। बड़ौदा उपचुनाव के बाद ये संदेश मिलेगा जनता को।